हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरुजी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए 17 जनवरी 2022 का सीडीपी पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। दिया है बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों के उद्धृत करके सटीकता एवं पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। कभी भी विकासात्मक प्रतिमानों का हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। किस चीज़ की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं? विकास की भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते हैं। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है लेकिन कुछ हद तक लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये भी नहीं होगा। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे के लिए विकास की दर अलग अलग होती है। हाँ, आप कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन विकास की दर क्या होती है? अलग अलग होती है। कोई भी बालक है, उसका विकास क्या होता है? अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा धनी परिवार में बच्चा है तो उसका विकास अलग तरीके से होगा, कोई गरीब परिवार में है तो उसका विकास अलग तरीके से होगा, ठीक है। धनी परिवार का बच्चा है, उसको बचपन से ही लैपटॉप, टैबलेट, मल्टीमीडिया कैप्सूल वगैरह मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो बच्चा बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। लेकिन जो गरीब परिवार का बच्चा है वो क्या करेगा? उसको तो नाम भी नहीं सुना होगा टैबलेट का और लैपटॉप का, तो उसका विकास का दर क्या होगा? बहुत धीमा होगा, ठीक है। विकास अव्यवस्थित एवं सतत होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे का विकास दर क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के लिए कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकाक्षी समूह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बच्चे जो होते हैं ज्ञान, कौशल, मूल्य, रीतियाँ, ये सब आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं और समकाक्षी समूह यानी अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन दो मूल्य प्रक्रियाओं को समाहित करता है: समायोजन और समावेशन, संतुलीकरण एवं संगठन, समायोजन एवं संतुलीकरण, समावेशन एवं संगठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समायोजन और समावेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समायोजन एवं समावेशन हो जाएगा, जो अनुकूलन को दर्शाता है, ठीक है। आप जिस समाज में रहते हैं, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे अपने घर पे भोजपुरी बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं शहर में जाता हूँ, किसी दुकानदार के पास जाता हूँ तो बोलता हूँ कि मुझे बुक चाहिए, मुझे कलम दीजिए, तो मैंने क्या किया? मैंने वहाँ पे अनुकूलन कर लिया, मैंने अपने आप को वहाँ पर समायोजन कर लिया, ठीक है। किस लिए? क्योंकि अनुकूलन का ही ये दो पार्ट है, समायोजन और समावेशन, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास किस स्तर पर बच्चे की लंबाई एवं भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक कठिनाई महसूस कर पाते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक।
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा। ठीक है कि बच्चे जैसे क्या लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, लेकिन अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो कब होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, क्योंकि इस समय बच्चा तर्क कर सकता है। ठीक है, लंबाई और भार में तुलना कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्या अमूर्त नहीं सोच सकता है, वो फ्यूचर नहीं सोचता है, वो जो उसके सामने है उसी के बारे में सोच सकता है, तर्क कर सकता है, तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन अमूर्तता उसमें नहीं आती है। ठीक है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बात हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य क्या है। क्या पूछ रहा है, व्यक्तिगत वाक्य। व्यक्तिगत वाक्य उसे कहते हैं जो बच्चे अपने आप से खुद से बात करते हैं, उसे व्यक्तिगत वाक्य कहते हैं। तो बोल रहा है कि बच्चों को अपनी सोच में विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की आत्म केंद्रियता को दर्शाता है, बच्चे की चुनौती कार्य दिए जाने पर घटता है। तो देखिए व्यक्तिगत वाक्य उसे कहते हैं बच्चा अपने आप से खुद से बात करता है कि मैं ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो वैसे हो जाएगा। जैसे एक जिक्सा पहेली होता है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, मैं इसको यहाँ पे फिट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जूता का रंग आ जाएगा। तो अपने काम को क्या कर रहा है, सोच को क्या कर रहा है, वो विनियमित कर रहा है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है सोच में रुकावट पैदा करता है, ये होगा नहीं। बच्चे की आत्म केंद्रियता को दर्शाता है, ये भी नहीं होगा। चुनौतीपूर्ण कार्य को क्या करता है, किए जाने पर घटाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों को अपनी सोच में विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चे के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। उपयुक्त इनाम देकर, ये होगा नहीं। सख्त सजा देकर, देखिए इनाम देना, सजा देना, ये सब निगेटिव वर्ड है। ठीक है, मदद की मात्रा एवं स्वरूप में बदल कर, उन्हें ब्लैक बोर्ड पर दिए गए उत्तर का क्या करके नकल करवा कर। देखिए नकल भी निगेटिव वर्ड है, कॉपी करवाना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कि मदद की मात्रा एवं स्वरूप में बदल कर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदद की मात्रा एवं स्वरूप में बदल कर। ठीक है, क्योंकि सजा तो देना नहीं है, इनाम देना नहीं है, नकल करवाना ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऐसे ही आप निगेटिव काटिएगा तो 3 कट जाएगा और 1 बच जाएगा, क्या, मदद की मात्रा एवं स्वरूप में बदल कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, पूजा अपने दोस्तों से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षक हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगा। पूजा लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के किस चरण में है। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक एवं नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंड आज्ञा पालन या आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। कि आप अपना काम नहीं करिएगा तो आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है टीचर कि कक्षा का नियमों का पालन नहीं करने पर शिक्षक बाहर खेलने का अनुमति नहीं देगा। तो आप अपना काम नहीं कीजिएगा तो शिक्षक आपको खेलने का अनुमति नहीं दे रहा है, यानी क्या हो रहा है, दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास। ठीक है, दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर और अस्थायी विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को पोषित एवं विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड में हावी नहीं होता अपितु कई प्रकार की होती है। ठीक है, बुद्धिमत्ता को एकांकी आयामों से सहबद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बुद्धिमत्ता स्थिर और अस्थायी विशिष्टता है। देखिए बुद्धि कई प्रकार के होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? बुद्धि स्थिर है, अस्थायी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बुद्धिमत्ता को पोषित एवं विकसित किया जा सकता है। ठीक है, आप जैसे जैसे बढ़िएगा, जैसे जैसे पढ़िएगा, आपका दिमाग क्या होगा? विकसित होगा, बुद्धि आपका बढ़ेगा। ठीक है, बचपन में आप साइकिल चलाना जाते हैं, थोड़ा ऊपर उठते हैं तो बाइक भी सीख लेते हैं, उसके बाद कार भी सीख लेते हैं, ट्रक भी सीख लेते हैं, तो आपका बुद्धि का लेवल बढ़ते जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बुद्धि क्या है? स्थिर है। बुद्धि क्या है? अस्थायी है। तो ये क्वेश्चन में निगेटिव पूछ रहा है और निगेटिव यही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होती है। शिक्षक की भूमिका होती है, ठीक है, ऐसा बात नहीं शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो गलत दे रहा है। शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, ये भी नहीं होगा। शिक्षक की भूमिका होती है लेकिन विद्यार्थी की क्या भूमिका? निष्क्रिय हो जाती है, तो ये होगा नहीं। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षक की निष्क्रिय भूमिका होती है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है लेकिन शिक्षक का क्या होता है? निष्क्रिय भूमिका हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। दोनों का भूमिका होता है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। ठीक है, क्या होती है? शिक्षक और शिक्षार्थी की दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? कक्षा में लड़के गणित एवं विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कभी नहीं होगा, ये गलत है। आजकल तो लड़कियां आईएएस बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, रेल की ड्राइवर बन रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि लड़कियां गणित और विज्ञान में अच्छे प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं, तो ये तो बात गलत है। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क एवं वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है, तो ये भी नहीं होगा। दोनों का दोनों नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि दोनों के दोनों गलत। क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों गलत। यहाँ पे बोल रहा है कि लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियों से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहजता रूप से मौजूद होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो दोनों का दोनों गलत है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे जोर देता है? पाठचर्या का लचीलापन, पाठचर्या का मानवीकरण, पाठ्य पुस्तक का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तक को रटकर याद करना। देखिए यहाँ पे याद करने के लिए बात बोल रहा है, तो ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को गैर संदर्भीकरण, ये भी नहीं होगा। पाठचर्या का मानकीकरण, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाठचर्या का लचीलापन। क्या हो जाएगा? पाठचर्या का लचीलापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अध्ययनकर्ता क्या नहीं कर सकता है, इसका चित्रण करना। कक्षा में दूसरे बच्चों की तुलना में अध्ययनकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। मानव वर्ग में बच्चों को लेवलिंग करना। अध्ययनकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दे रहा है कि अध्ययनकर्ता क्या नहीं कर सकता, उसका चित्रण करना। मूल्यांकन इसलिए हम नहीं करते हैं कि बच्चा क्या नहीं कर रहा है उसका चित्रित करे कि ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इस बच्चा को कम नंबर आ रहे हैं, ये पीछे बैठेगा, इसके लिए हम लोग मूल्यांकन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होगा नहीं। कक्षा में दूसरे बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, तो तुलना भी नहीं करना है, तो ये भी नहीं होगा। मानव वर्ग में बच्चों को लेबलिंग करना, ये भी नहीं होगा। हमको लेबल नहीं करना है। मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कहाँ कमी है, उसको कैसे सुधारा जाए, उसको दर्ज किया जाए, उसका सुधार किया जाए, इसलिए मूल्यांकन कर रहे हैं। तो अध्ययनकर्ता क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? ठीक है, बैठने का तय व्यवस्था, शिक्षक का केवल निर्देश देना एवं बच्चे से पूर्ण आज्ञा पालन का अपेक्षा करना। आज्ञा पालन का अपेक्षा करना, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। बच्चे द्वारा तथ्यों का स्मरण कराना, याद कराना, ये सब क्या है?
निगेटिव वर्ड है तो ये भी नहीं होगा। बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, हाँ ये हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का यही इसका राइट आंसर है कि बच्चे को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करने के लिए दीजिए, जिससे सहपाठी क्या होगा, सहपाठी अधिगम होगा। क्या होगा, सहपाठी अधिगम भी होता है। इससे आप समूह में काम कीजिएगा तो सहपाठी अधिगम होता है। क्या होता है, सहपाठी अधिगम होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। 325 और 486 को जमा कर 325 में क्या करना है, 486 को जोड़ देना है। क्या इससे समालोचनात्मक चिंतन या सोच को बढ़ावा मिल सकता है? नहीं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? कोई भी बच्चा बोल देगा इस वर्ष पारित किया गया था, इसमें भी समालोचनात्मक चिंतन का बढ़ावा नहीं मिलेगा। शोषण को परिभाषित कीजिए, आप परिभाषा दे रहे हैं, उसमें भी समालोचनात्मक चिंतन को सोच को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। आपके शहर में प्रदूषण कैसे हो रहा है उसका विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण ना हो इसके लिए विभिन्न उपाय सोचिए। तो इसमें क्या होगा, बच्चा सोचेगा क्या किया जाए कि प्रदूषण नहीं हो, हम ऐसे करेंगे, हम पेड़ पौधा लगाएंगे, तो बहुत सारा बच्चों का बहुत सारा जवाब होगा। तो उसमें क्या होगा, उसका समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? किस चीज की, समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। विभिन्नता और विविधता परिप्रेक्ष्य को हतोत्साहित किया जाता है। देखिए, हतोत्साहित नहीं करना है, क्योंकि क्लास में है सभी धर्म, सभी संस्कृति, सभी जात, ठीक है, सभी समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। आप उनकी विभिन्नता और विविधता परिप्रेक्ष्य को क्या करें, हतोत्साहित करें, तो ये तो होगा नहीं। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, ये तो टीचर के कारण हो सकता है। ये तुम इस कास्ट के हो, तुम पीछे जाओ, तुमको क्यों अभिवादित और समाहित महसूस कर रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों की योग्यताओं के आधार पर अस्थायी समूह में बांटा जाता है। अब फर्स्ट किया है तो उसको आप एक खंड में रख रहे हैं, अलग बैठा रहे हैं। सेकंड किया है उसको अलग बैठा रहे हैं। तुम फर्स्ट है तुम आगे बैठो, तुम सेकंड है तुम पीछे जाओ। आप उसको समूह समूह में बांट रहे हैं, तो ये भी नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। क्या किया जाता है, विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाले कक्षा में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए यानी निगेटिव पूछ रहा है। एक शिक्षक को चर्चा में विविध संस्कृतियों का उदाहरण लाना, इससे तो नहीं बचना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली में विकसित करना, नहीं। देखिए, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली में विकसित कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को अपने संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये भी बात है। आप जिस संस्कृति के हैं वहाँ का जो भी पूजा है, देखते हैं हर जाति का अपना अपना पूजा होता है, चाहे अपना अपना संस्कृति होता है, अपना अपना कुछ रीति रिवाज होता है, आप उसको साझा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। विद्यार्थियों के बीच समान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है किससे बचना चाहिए, तो प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली में विकसित करना, इसी से क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने की क्षमता में सीधे प्रभावित होता है? गुणज बैफल, वाचन बैफल, लेखन बैफल, गति समन्वय बैफल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाचन बैफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाचन बैफल। अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने। वाचन बैफल मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। गुणज बैफल मतलब क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। लेखन बैफल क्या होता है, डिसग्राफिया होता है। ठीक है,
तो वाचन वैफल्य है। क्या है? डिसलेक्सिया है। उसको अक्षरों को और शब्दों को पढ़ने और व्याख्या करने में क्या हो रहा है? कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? गति दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? ठीक है, किससे बचना महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऊपर मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, विद्यालय के सभी क्षेत्रों में रैंप और लिफ्ट से समतल कराना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? गति विकलांग है। गति विकलांग मतलब वो चल नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है? चल नहीं सकता है। उसको चलने में कठिनाई है। चलता है लेकिन कठिनाई से चलता है। ठीक है, तो आप उसकी कक्षाओं को क्या कीजिए कि ऊपरी मंजिल पर बनवा दीजिए। पुस्तकालय है, आप ऊपर मंजिल पर बनवा दीजिए। प्रयोगशाला है, ऊपर मंजिल पर आवंटन कर दीजिए। तो बच्चा बार बार ऊपर चढ़ेगा तो उसको चढ़ने में कठिनाई होगा ना। तो किससे बचना चाहिए? कक्षाओं को और पुस्तकालय प्रयोगशालाओं को ऊपरी मंजिल पर आवंटन करने से बचना चाहिए। ठीक है, उसके लिए नीचे व्यवस्था कीजिए। दिव्यांग बच्चा है, विकलांग बच्चा है, चल नहीं सकता है, आप ऊपर के मंजिल पर आप ये सभी चीज़ व्यवस्था किए हैं तो बच्चा कैसे जा पाएगा? चलने में उसको कठिनाई हो रहा है, उतनी ज़्यादा सीढ़ी चढ़कर कैसे जाएगा? ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी को पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। उच्च क्रम समस्या समाधान, ये तो है, बच्चा बहुत तेजी में समस्या का समाधान कर लेता है तो वो सृजनात्मकता का गुण है। अभिसारी सोच, ये नहीं हो सकता है। नवाचारी प्रयोग, ये हो सकता है। जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये भी हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिसारी सोच हो जाएगा। अभिसारी सोच सृजनात्मकता का पहचान नहीं है। ठीक है, क्या है? सृजनात्मकता का पहचान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? क्या करना है? स्मरण करना है, किसी विषय वस्तु को याद रखना है लंबे समय तक। तो बोल रहा है कि शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, मानसिक चित्र का प्रयोग करना। देखिए असंबद्ध शब्द प्रस्तुत कीजिएगा तो और नहीं याद कर पाएगा। ठीक है, संगठनात्मक चार्ट बनवाना, तो ये हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा क्योंकि असंबद्ध शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं, आप संगठनात्मक चार्ट बनवा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है कि उससे बच्चा का दिमाग में एक चार्ट रहेगा, उससे वो लंबे समय तक याद कर सकता है। स्मृति सहायक विधि लागू कर रहे हैं, इससे भी वो याद कर सकता है। मानसिक चित्रण या चित्र का प्रयोग कर रहे हैं, इससे भी बच्चा याद कर पाएगा। लेकिन आप जिस चीज को याद करवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ बता ही नहीं रहे, तो क्या बच्चा याद कर पाएगा? असंबद्ध शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं तो इससे बचना चाहिए, नहीं तो बच्चा लंबे समय तक क्या 1 घंटा में भी 1 घंटा बाद भी पूछेगा तो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है? जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। क्या है कि जब सीखे जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी क्या है? बेहतर सीखते हैं। जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और असंगठित, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई। ठीक है, विद्यार्थी कब बेहतर कर सकते हैं? मान लीजिए जो चीज़ वो सीखा हुआ है उसी से रिलेटेड आप कुछ नया करा रहे हैं, तो पहले से सीखा हुआ है वो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर सीखेगा। तो मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई अगर कोई बात सिखा रहे हैं तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख लेगा। लेकिन जटिल और व्यापक सिखा रहे हैं तो क्या सीख पाएगा? अव्यवस्थित और असंगठित सिखाइएगा
तो भी नहीं सीख पाएगा। उनके सामाजिक संस्कृति से क्या हो, भिन्न हो। जो चीज़ जिस समाज में है उससे आप भिन्न चीज़ बता रहे हैं तो भी नहीं समझ पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? किस चीज में विफलता में योगदान देता है? अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ठीक है, विफलता का कारण क्या होगा, जो संबंधित है वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं जो उससे संबंध ही नहीं रखता है। पढ़ाना है आम इमली बता रहे हैं, तो क्या उससे बच्चा पास करेगा या फेल करेगा? वो सीधे क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री का निष्क्रिय प्राप्त करता है। ये तो गलत बात है। आप जो चीज दे रहे हैं विद्यार्थी क्या है, निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये तो होगा नहीं। बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। बोल रहा है कि अधिगम को विनियमित करने की क्षमता क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, नहीं, रटने के माध्यम से तो कभी भी बच्चा नहीं सीख पाएगा, ये भी नहीं होगा। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हाँ, बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण। भाई इससे क्यों बचना चाहिए? जिस प्रत्यय को पढ़ाना है, जिस संप्रदाय को पढ़ाना है, आप उसी से संबंधित कुछ बता रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो बोल रहा है कि उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण। ठीक है, उससे तो नहीं बचना चाहिए। उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, उनकी संस्कृति में प्रचलित अध्यरूप। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण। आप गैर उदाहरण दे दीजिए, उसी से रिलेटेड आप गैर उदाहरण भी बता सकते हैं, लेकिन असतत उदाहरण दीजिएगा तो बच्चा क्या उस संप्रदाय को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है किसके प्रयोग से बचना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन निगेटिव है और निगेटिव इसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, स्वयं के ज्ञात होने का ज्ञान जागरूकता क्या दर्शाता है? अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि, अभिप्रेरणा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिसंज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिसंज्ञान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अधिसंज्ञान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिमाणों का खोज, तदनुसार कार्य करना और परिमाणों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रयोग में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? आरोपण, नकल, देखिए नकल तो होगा नहीं, समस्या समाधान, निष्क्रिय ध्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समस्या समाधान। देखिए कठिनाई का पहचान कर रहा है, लक्ष्य का निर्धारण कर रहा है, संभावित समाधान ढूंढ रहा है, परिणामों का खोज कर रहा है, तदनुसार कार्य कर रहा है, परिणामों का मूल्यांकन करना, ये सब समस्या समाधान में ही आता है। कोई भी आपके पास समस्या आएगा ना तो आप उसका समाधान जब ढूंढिएगा तो ये सभी चरणों से गुजरना पड़ेगा कि समस्या कैसा है, इसका क्या उपाय है, कैसे करना होगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों का खोज और चर्चा करना सार्थक है। सही बात है। भ्रांतियां या गलतियां क्या होता है? अधिगम प्रक्रिया का भाग होता है। ठीक है, आप कुछ गलती नहीं कीजिएगा तो कैसे सीख पाइएगा? कुछ ना कुछ गलती कीजिएगा तभी कुछ ना कुछ सीख पाइएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप सुने होंगे। तो वही बात है, गलतियां करने से ही बच्चा सीखता है। ठीक है, यह विद्यार्थियों को तर्क में देखिए क्या दे रहा है, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। सही बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या हो जाएगा? आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है? विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने का संभावना। कब विद्यार्थी बोर होने लगता है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद्यार्थी कब बोर फील करता है। सर बकवास पढ़ाओ तरन चाटा तारा नोई बरस है औंगी लगाता बच्चा सोने लगता है। कब विद्यार्थी बोर फील करता है? गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर हो सकता है। गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, गतिविधि को जब आप महत्व दीजिएगा तो आपको बोरिंग तो फील होगा नहीं। उन्हें सफलता मिलने पर भी नहीं होगा। सफलता तो अच्छी बात है, सफलता मिलने पर तो और बच्चा जागरूक हो जाएगा कि चलो मैंने ऐसा किया तो मुझे सफलता मिली, मैं इससे भी अच्छा करूँगा। उनकी सफलताओं की अपेक्षा होने पर अपेक्षा भी रहेगा कि मैं इस साल किसी भी हाल में फर्स्ट करना है, फिर भी वो बोर नहीं होगा। लेकिन गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर तो लड़का बोरियत महसूस तो करेगा ही। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीचर बोल रहा है जाओ पढ़ लेना, लेकिन ये एग्जाम में पूछता नहीं है। मैंने आप बच्चों को बोल दीजिए जाओ इस चैप्टर को पढ़ लेना, लेकिन इससे कोनो फायदा नहीं है, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं। तो क्या बच्चा वो कभी पढ़ेगा? वो कहेगा कि बाग इस तो पूछता है ही नहीं, इसको पढ़ने से क्या फायदा है। तो वही बात है कि आप कोई गतिविधि करा रहे हैं लेकिन बोल दे रहे हैं, शुरू में ही बता दे रहे हैं कि इससे कोनो फायदा नहीं है, तो वो महत्व तो नहीं देगा, वो बोरियत महसूस करने लगेगा। तो इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर विद्यार्थी बोरियत महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक रूप से प्रयोग करने का अनुचित तरीका है? देखिए, प्रतिपुष्टि मतलब क्या होता है? फीडबैक होता है। आप कोई काम करते हैं, देखते हैं कस्टमर फोन करता है तो बात करने के बाद बोलता है कि आप मेरे काम से कितना पसंद है, आप मुझे रेटिंग कर सकते हैं 1 से 5 के बीच में, बहुत अच्छा तो 5, मीडियम तो 3, खराब तो 1 दे सकते हैं। वहीं प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के बारे में पूछ रहा है। विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना के लिए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित क्या करना है? आपको प्रतिपुष्टि देना है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।